displacement time graph in a bit detail. So students, I told you that display in the previous slide that displacement time graph is used for showing the position of compressions and rarefactions. Now, the displacement time graph is for an individual particle in the vibrating medium, because when the medium particles vibrate parallel to the direction of the wave motion, then a sound wave propagates or produce. So we use displacement time graph just to show the individual movement of the particles. भाई हमें पार्टिकल्स की इंडिविजुअल पार्टिकल की मूवमेंट या वाइब्रेशन को क्या करना है, शो करना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो है ना बता रहा हूं कि भाई जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स के जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन एट द पर्टिकुलर टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी हर एक टाइम पर, हर एक इंटरवल पर, या कह लें कि हर एक फिक्स टाइम पर, यानी कह लें एक पर्टिकुलर टाइम पर रेस्ट पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया होगा फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यूज करते हैं स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोइंग ऑन द राइट हैंड साइड. सो आई जस्ट explain you this displacement time graph in a detail. So students, आप लोगों ने जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई जब हमारे पास टाइम 0 सेकेंड्स था, तो उस वक्त हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर. इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में. सो देखें, जब आपका पार्टिकल जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ गया, सही है, यानी जब आपका पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में आ गया, जो कि ये रही फर्स्ट वाला पार्टिकल, यानी फर्स्ट पार्टिकल शो कर रहा है भाई कि पार्टिकल अभी रेस्ट पोजीशन में. सो रेस्ट पोजीशन में जब होगा पार्टिकल, तो आपका कह लें कि वो फर्स्ट करें कंप्रेशन है, सही है. अब सेकंड क्या है कि भाई आप ये देखें कि जब टाइम t/4 सेकेंड्स हुआ, सही है, यानी जब टाइम t/4 सेकेंड हुआ, यानी इसका हाफ, लोअर हाफ का लोअर पोर्शन जो है, जिसे हम रेयर फैक्शन, लोअर पोर्शन जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसका हाफ जो है, ये टाइम हो गया t/4, सही है. तो उस वक्त आपके कह लें कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ए मीटर, ए इज शोइंग एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है, बट माइनस मींस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सही है. सो आपने क्या किया, आपका जो पार्टिकल है वो जो है अपनी रेस्ट पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो जब पार्टिकल लेफ्ट पोजीशन से टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वाइब्रेट करके, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट को मूव किया, तो आपने ये शो कर दिया कि भाई पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कह लें कि पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, लेकिन आपने इसको शो किया है इन द नेगेटिव डायरेक्शन. इसी तरह जब टाइम मजीद हाफ सेकेंड पास हुआ, यानी टाइम जो है t/2 हो गया, तो अब आपके पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 हो गया, बिकॉज पार्टिकल जो है वो दोबारा से यानी रेस्ट पोजीशन में आ गया, सेंट्रल पोजीशन में आ गया. तो आपके पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई, डिस्प्ले आपके कह लेंगे 0 हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये रेयरफेक्शन कहलाएगा. अब इन द सेम वे अगेन, जब टाइम जो है वो हाफ सेकंड पास हुआ, यानी हाफ सेकंड पास होके 3t/4 हो गया, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस ए मीटर है, यानी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड, बट द एम्पलीट्यूड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है वो अगेन मूव करके टॉप पोजीशन पे चला गया, यानी ये जो हाफ पोर्शन है वेव का, जो टॉप टॉप जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन का जो हाफ है ना, हाफ हिस्सा वेव का, यानी पार्टिकल जो है वो आर से मूव करके हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया जब टाइम आपका t/4 था, 3t/4 था. अब देखें मजीद टाइम जो है वो हाफ सेकंड पास हुआ और टाइम हो गया t सेकेंड्स. सो t सेकेंड्स पर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 मीटर हो गया. इसका मतलब पार्टिकल की कह लें कि पार्टिकल जो है वो दोबारा जो है वो क्या हो गया, अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ गया. सो आप देखें कि जब पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर था, तो हमने उस रेस्ट पोजीशन को शो किया है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से, सही है. अगर आप चाहें तो आप इसको कंप्रेशन के बजाय यहाँ पे रेयरफेक्शन लिख दें, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन लिख दें. तो ये तो हमने शो कर दिया भाई कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, जब पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे था. बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर द पोजीशंस एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी रेस्ट पोजीशन जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को शो करती है ऑन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ और ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हमारे पास जो है ना 3 पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में थे,
तो इसीलिए हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने लगा दिए अपने एक्स एक्सिस पर, जो ये शो कर रहे हैं कि भाई इन 3 पोजीशंस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड दैट 3 पोजीशन शोज द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब जब पार्टिकल जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ वाइब्रेट करके मूव कर गया, यानी द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सही है, और द पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो आपने क्या किया, आपने अपनी वेव को, ये यूं कह लें कि आपने जो वेव ड्रॉ करी है उसको आपने कह लें कि एक्सटेंड किया है डाउनवर्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सही है। और इसी तरह जब आप फोर्थ पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे, जब आपका फोर्थ पार्टिकल जो है, सही है, या फोर्थ पोजीशन पर मौजूद जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो आपने इस पोजीशन पर जो अपनी वेव है उसको आपने अपवर्ड जो है एक्सटेंड किया, यानी पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस की तरफ आपने क्या किया है, एक्सटेंड किया। सो मैंने आपको यहाँ पे ये बताना था कि हमारे पास जब 3 पोजीशंस ऐसी थी जिस पर हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, और वो 3 पोजीशंस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को शो कर रही थी, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, the point at t/4 second and the point at 3t/4 second. At these 2 points, the particle is at maximum position, but at t/4 second, this maximum position is in negative direction, and at 3t/4 second, the maximum position is in positive direction. यानी t/4 सेकेंड्स पर आपके पार्टिकल ने मैक्सिमम, आपके पार्टिकल की जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी -a मीटर था। और इसी तरह 3t/4 सेकेंड्स पर आपका जो पार्टिकल का कह लें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम था इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सही है। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में, क्यों प्रोड्यूस हुआ है भाई? नेगेटिव में क्यों प्रोड्यूस हुआ? वेव जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ क्यों एक्सटेंड कर गई? इसीलिए कि पार्टिकल जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन से टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मूव करके, यानी डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया। इसी तरह जब पार्टिकल अपनी रेस्ट पोजीशन से टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, तो आपने वेव को एक्सटेंड करके पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आप ले गए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जो रीजन है वो मैंने कहाँ पे शो किया है, वो मैंने 0 डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे शो किया है। और एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट traveled from the rest position or central position, and the time is defined as the time taken for each particle to complete one oscillation. So the time for one wave, यानी देखिए ना, आपके पास जो एक वेव कंप्लीट हो रही है, एक लोअर और अपर हाफ मिलकर एक वेव बना रहे हैं, सो इस एक वेव का जो टाइम है वो क्या है, वो आपके पास टाइम पीरियड है। So students, in displacement time graph, the position of the particle is 0 at 3 points, यानी कह लें कि 3 टाइम at 3 times, ये कह लें कि at 3 different positions the displacement of the particle is 0, and at 2 positions the displacement of the particle is maximum, सही है। 2 positions पर displacement maximum होगा when the particle is moving towards the left hand side, then the displacement is maximum but in negative direction, and when the particle is moving or traveling displacement towards the right hand side, then the particle is in maximum position but in positive axis, but in positive direction. The displacement is maximum but in positive direction. So याद रखना है कि जब particle जो है वो towards the left hand side move करेगा या vibrate करेगा या move करेगा, तो आपका जो displacement है वो maximum होगा but in negative direction, and whenever the particle moves towards the right hand side, then the displacement is maximum, again the displacement is maximum but in positive direction. And the rest position of the particle shows the compression and rarefaction regions, because in displacement time graph or in distance or in displacement distance graph, the compression or rarefactions are the positions at 0 displacement. So students, ये याद रखने हैं आपने point. Now the next topic which we discuss is about measuring speed of sound. In this subtopic, I will tell you the method for measuring the speed of sound. So student, there is a method named direct method which we use for measuring the speed of sound. And in direct method, we just place 2 persons, person A and person B, at a distance D. And the person A is having a pistol, or having a pistol which produces sound,
and person B is having a stopwatch. So person A holds a pistol and person A fires the pistol, and when the person B sees the smoke produced by this gun, it is the person B starts the stopwatch. यानी जैसे ही उसने क्या करा, पर्सन बी ने ये देखा कि भाई पर्सन ए और पर्सन बी जो है वो डिस्टेंस डी पर मौजूद है। पर्सन बी ने ये देखा कि जब पर्सन ए ने पिस्टल चलाया तो उसकी जो है ना स्मोक निकला है पिस्टल से। बेस्ट तो एट दैट पॉइंट द पर्सन बी स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच व्हेन ही सीज द फ्लैश ऑफ द पिस्टल। अब फिर क्या हुआ, ठीक है, डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पिस्टल का साउंड सुनने में पर्सन बी को थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही पर्सन ए ने पिस्टल फायर किया तो स्मोक निकला, पर्सन बी ने उस स्मोक को देखकर स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। अब पर्सन बी ने स्टॉप वॉच स्टार्ट करके वेट किया कि भाई मुझे साउंड कब सुनाई देता है। जैसे ही पर्सन बी को साउंड सुनाई देगा पिस्टल का, वो फौरन स्टॉप वॉच को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो उसने क्या किया, उसने टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि भाई मुझे इतने वक्त में जो है वो क्या किया गया, मुझे इतने वक्त में साउंड सुनाई दिया। अब देखें डिस्टेंस डी जो है पर्सन ए और पर्सन बी के बीच का जो डिस्टेंस डी है, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप, एंड you also measure the sound which is produced by person A. You also measure the time required by the sound to travel from person A towards person B. सही है, आपके पास टाइम भी आ गया। Now you need to calculate the speed. So you just use a simple equation for the calculation of speed, which is distance divided by time. So आपने distance को, जो time आपने record किया है, सही है, उस recorded time से आप क्या करेंगे, divide करेंगे, and when you divide the distance by the recorded time, then you will get the speed of the sound. So student, this is the direct method, and in this direct method, two persons are involved. One is person A and second person B. Person A holds a pistol and the person B holds a stopwatch, and these two persons are separated by a distance D, which is being measured by using a measuring tape. And when the person A fires the pistol, there is a smoke emitted out from the pistol, and the person B, when he sees that smoke or the flash of the pistol, starts the stopwatch. And when the person B first hears the sound of the pistol, he or she stops the stopwatch, and the person B recorded the time which the sound wave taken to travel from person A to the person B. And the distance between these two persons is measured by the measuring tape. So you have distance and the recorded time. And now you need to calculate the speed. So you just calculate the speed by using a simple equation known as speed is equal to distance divided by time. So students, if you want to make some improvements in this experiment in order to reduce the errors or in order to get the accurate value for the speed of sound, so the improvements which you made are, the first improvement is exchange the position of person A and person B and repeat the experiment. So now for the accuracy, what you need to do, you just flip the position of person A and person B. भाई person A को अब आप क्या करें, आप अपने experiment को repeat करें, and in the repeated experiment you need to give pistol to person B and the stopwatch to person A. और फिर आप क्या करें, आप ये कह लें कि जब आप ये देखेंगे ना, जब आप ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो आप ये देखेंगे कि टाइम में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा। सही है, तो आप क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज निकालने के बाद इसका एवरेज ले लेंगे, तो आपके कह लें कि एक्सपेरिमेंट की जो एक्यूरेसी है वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। क्योंकि देखें जब हवा चल रही होगी कंटिन्यूअसली, और जो विंड होती है ना, हवा कह लें कि स्पीड ऑफ साउंड पे बहुत गहरा कह लें कि इफेक्ट होता है एयर का, और एयर जो है, ये कह लें कि जब हवा चलती है तो साउंड की स्पीड जो होती है एयर में वो रिड्यूस हो जाती है। So students, the second improvement is repeat the experiment several times. You need first, you what you can do, you repeat the experiment by changing the or by exchanging the position of person A person B. Second experiment में आपने person B को pistol दे दी, person A को stopwatch दे दी. Now in the third experiment you need to again provide person A with pistol and person B with a stopwatch. And in the fourth experiment you need to provide person B with pistol and person A with stopwatch. So students, so you need to flip the position of both persons
whenever you repeat the experiment. And what you can do, you just take 5 readings for the time intervals. You just take the 5 reading for time, for the time recorded, and then you need to calculate the average of the recorded time. And the average time is being used in this equation. Speed is equal to distance divided by time for the calculation of accurate value for the speed. So these are the two improvements, students, which you can make in order to improve the accuracy of your experiment or in order to minimize the errors. Now students, the second method is indirect method, or the second method is known as eco method. So students, in the previous method or in the direct method, the person B starts the stopwatch when he first sees the flash of the pistol, or the flash produced from the pistol. So students, you all need to know, or you all need to remember that the speed of light is higher than the speed of sound, or the light travels faster or fastest than the sound, because the speed of light in vacuum or in air is 3 exponential 8 meter per second, and this is the higher speed, this is the highest speed. So the light travels faster than sound. And the direct method, in which the person B first sees the flash produced by the pistol, and then by seeing that flash which is produced by the pistol, the person B starts the stopwatch. And this is an indication that the light travels faster than sound. Now student, the second method is indirect method, known as eco method. In this method, you need to measure the distance from the wall to the first you need to measure the distance from the wall to the clapper in an open field using measuring tape. There is a wall on the left hand side, and there is a person which produces clap by striking his or her hand towards each other. And you need to measure the distance between the clapper or the clapping hands and the wall, and that distance is measured by using measuring tape. Now what you can do, after measuring the distance, you need to make a sharp clapping sound, and you need to repeat this sharp clapping sound at regular interval. And you see that when you what you can do, first you need to produce a clapping sound, and you need to wait till you hear the echo of the clapping sound produced by you. And when you hear the echo, or when you hear the clapping sound in return, then again you can produce a second clapping sound. सो इस तरीके से जब सेकंड क्लैपिंग साउंड आपको दोबारा वापस सुनाई दे देगा, देखिए साउंड क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और वॉल पे स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द सोर्स. अब जब आप सेकंड बार क्लैपिंग साउंड को सुन लेंगे, देन यू विल प्रोड्यूस द थर्ड क्लैपिंग साउंड. सही है. फिर थर्ड क्लैपिंग साउंड ट्रैवल करके जाएगा और वॉल से स्ट्राइक करके वापस टुवर्ड्स द सोर्स मूव करेगा. तो आपने क्या किया, जैसे ही इको सुना थर्ड क्लैपिंग साउंड का, देन यू विल प्रोड्यूस फोर्थ क्लैपिंग साउंड. सो इस तरीके से क्या करेंगे आप, एट रेगुलर इंटरवल्स यू विल मेक अ शार्प क्लैपिंग साउंड. And when you hear the echo of the first clapping sound, then you produce the second clapping sound. So इस तरीके से क्या करते रहेंगे आप, रेगुलर इंटरवल्स पर क्लैपिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और आप जो है क्लैप्स की काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे जीरो से, एज द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड. यानी जैसे ही आपने जीरो स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, तो आपने फिर क्लैपिंग जो कह लेंगे जो क्लैप्स हैं उसको काउंट करना है, और फिर आपने ये देखना है कि फर्ज करें आपने 1 मिनट का टाइमर लगाया है, सो 1 मिनट में आपने कितने नंबर ऑफ क्लैप्स प्रोड्यूस किए. देन यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ क्लैप्स विद द टाइम. सही है. आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लैप्स को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा टाइम फॉर 1 क्लैप. सही है स्टूडेंट. अच्छा, आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने फर्ज करें कि 50 क्लैप्स का टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, 50 क्लैप्स का टाइम रिकॉर्ड कर लिया, स्टॉप वॉच को आपने स्टॉप कर दिया. नाउ यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 मोर टाइम्स. आपको 3 बार और एक्सपेरिमेंट रिपीट करके 3 मरतबा और 50 क्लैप्स का टाइम जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्योंकि देखिए हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट क्यों करते हैं 3 to 4 टाइम्स, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द एरर इन आवर मेजरमेंट्स, और वी वांट टू प्रोड्यूस और गेट एन एक्यूरेट वैल्यू. सो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं. जब आपने 50 क्लैप्स का साउंड रिपीट कर लिया, 3 टाइम्स रिपीट कर लिए, 3 टाइम्स आपने रिकॉर्ड कर लिया 50 क्लैप्स का साउंड, तो फिर आप क्या करेंगे, उस टाइम का एवरेज लेंगे.
and then you will use an equation to find the speed, which is 2d divided by t, 2 multiply by d divided by t. सही है, क्योंकि देखें डिस्टेंस जो है ना वो 2 मर्तबा ट्रेवल हो रहा है, पहले साउंड ट्रेवल करके जा रहा है डिस्टेंस और फिर वॉल से स्ट्राइक करके वापस टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, इसीलिए आपने डी के जो डी को जो है ना डी को 2 से मल्टीप्लाई किया, because the sound travel by the because the distance traveled by the sound is twice. So students, in this experiment, in indirect experiment or in echo method, what you can do, first you need to make a sharp clapping sound, and when you hear the echo of the first sharp clapping sound, then you will produce the second clapping sound, and after hearing the echo of the second clapping sound, then you will produce the third clapping sound. And what you can do, you just set the number of claps, like you just measure the time for 20 claps, and then you need to repeat the experiment or recorded the time for 3 more times for 20 claps. आपने क्या किया, आपने 3 या 4 बार 20 claps के टाइम को रिकॉर्ड करके 3 to 4 डिफरेंट रीडिंग्स आ गई आपके पास रिकॉर्डेड टाइम की, देन यू विल टेक द एवरेज, आपने एवरेज लिया, and after taking the average you will find the speed by using equation 2d divided by time. So student, these are the two methods, direct or indirect method, which we use for measuring the speed of the sound. Now students, we discuss about echo. So echo, what is an echo? Echo is formed when a sound is reflected by a large hard or flat surfaces like a building walls, and echo produces due to reflection of sound from a surface. देखिए आपके पास जब जैसे रिफ्लेक्शन लाइट में होता है ना, इन द सेम वे द रिफ्लेक्शन अकर्स इन साउंड वेव. आप क्या करते हैं, जब आप कमरे में देखें, जब आपका कमरा खाली होता है तो आप जब बात करते हैं सो आपकी आवाज जो है वो गूंजती है. व्हाई? बिकॉज द साउंड वेव्स प्रोड्यूस फ्रॉम योर माउथ फर्स्ट स्ट्राइक द वॉल, and then after striking the wall it reflects back and strike on the opposite wall, and after striking on the opposite wall again the sound wave gets reflect and strike on the opposite wall. इस तरीके से वॉल्स पर साउंड वेव रिफ्लेक्शन के जरिए कह लें स्ट्राइक कर करके साउंड क्या होता है, कमरे में आपके साउंड या कह लें कि साउंड वेव्स जो हैं वो एको प्रोड्यूस करती हैं या एको फॉर्म करती है. सो एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव from a surface, or echo is produced when a sound wave is reflected after striking the surface of a आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस. सही है, रिफ्लेक्ट्स बैक. सही है, साउंड वेव क्या करता है, जब रिफ्लेक्ट होती है ना सरफेस पे स्ट्राइक करके, देन एन एको इज प्रोड्यूस और फॉर्म्ड. सही है, और अगर सामान रखा हो कमरे में स्टूडेंट, तो फिर आवाज जो है वो एको फॉर्म नहीं होता है. उसकी वजह ये है कि जो सामान होता है ना आपके कमरे में रखा हुआ, वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एको प्रोड्यूस नहीं हो पाता. सो एको इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, एंड you all studied that during reflection the angle of incidence is equal to angle of reflection, and that condition is also applicable in case of sound wave. So when the sound wave hits the wall or hits the surface by making an angle of incidence I, then the sound wave reflects back by making an angle of reflection whose value is सेम एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. सही है, सो याद रखना है स्टूडेंट्स कि echo is produced whenever sound waves gets reflected from a surface. So reflection of sound occurs just like reflection of light, because the condition of reflection is also valid for reflection of sound. And what is the condition? Angle of incidence is equal to angle of reflection. So students, echo is a distinct reflected sound wave from a surface, and a reflected sound wave can be heard separately from the ओरिजिनल साउंड. देखिए याद रखिएगा कि जब एको प्रोड्यूस होता है तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एको एंड एन ओरिजिनल साउंड वेव. क्यों? क्योंकि देखें ओरिजिनल कह लें कि साउंड सोर्स जो है वो आपके करीब रखा होता है रिसीवर के. सही है, और जो रिफ्लेक्टिंग हार्ड सरफेस है वो रिसीवर से दूर होती है. इसीलिए एको जो होता है ना, एको जब प्रोड्यूस होता है तो आवाज जो है वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है. सही है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एको प्रोड्यूस होता है कि भाई साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट करती है ना, वॉल से टकरा के जब रिफ्लेक्ट करती है साउंड वेव, तो हमारे पास एको प्रोड्यूस होता है, बिकॉज एको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस. और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एको के बीच और जो आपका ओरिजिनल साउंड है उसके बीच. क्योंकि देखें आपके पास जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है ना वो डिस्टिंक्टली हियर्ड होता है. सही है, या यूं कह लें कि आपका जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है या एको जो होता है,
सही है। एको किस तरीके से होता है, देखिए एको जो है आपके पास जो है वो ओरिजिनल साउंड जो है उससे डिस्टिंग्विश होता है। और किस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है कि भाई जो ओरिजिनल साउंड है ना वो क्या होगा, बहुत हल्का सुनाई देगा आपको, सही है। जबकि एको जो है वो बहुत लाउड सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि आवाज जो है ना वो गूंज रही होती है। एको में आप देखते हैं ना कि आपका साउंड जो है वो 2-3 बार रिपीट हो रहा होता है स्टूडेंट। वो क्यों रिपीट हो रहा होता है? क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा होता है साउंड का। देखिए एको मैंने अभी बताया आपको कि भाई प्रोड्यूस कैसे होता है। आपने देखे डायग्राम शो हो रही है स्क्रीन पर ऑन द राइट हैंड साइड के भाई एक साउंड सोर्स है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, साउंड वेव ट्रेवल करके वॉल पे स्ट्राइक करा साउंड वेव ने, और स्ट्राइक करने के बाद साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन whose value is equal to the angle of incidence, सही है। तो देखें वॉल से टकराने के बाद जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट हुई, so this is process, this is known as reflection, and the reflection of the sound wave produces or formed echo. So students, echo जो होता है ना, इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है echo में, जो कि रिफ्लेक्टेड साउंड कहलाता है, वो बहुत ज्यादा कह लें कि लाउड होता है, सही है। और जबकि जो ओरिजिनल साउंड होगा वो बहुत ही कह लें कि उसकी लाउडनेस कम होगी, और यूं कह लें कि रिसीवर जो है ना वो सोर्स के करीब रखा होगा, तो रिसीवर ओरिजिनल साउंड को जल्दी जो है वो सुन लेगा, या सही है। जबकि एको जो है उसमें कह लें कि एको जो है ना वो बहुत ज्यादा कह लें कि रिफ्लेक्टेड होता है साउंड। एक तो पहली बात, एको रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती है, और एको जो है वो उसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एको को ओरिजिनल साउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी सरफेस रफ है तो जो इंसिडेंट साउंड वेव्स होती है ना स्टूडेंट, वो ब्रोक अप हो जाती है, और आपका जो ओरिजिनल वेव फॉर्म है, यानी जो ओरिजिनल वेव है वो लॉस्ट, यानी कह लें खत्म हो जाती है ओरिजिनल वेव। तो फिर क्या होता है, आपके पास कोई भी साउंड, आपको कह लें कोई भी रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एको प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, देन द सरफेस मस्ट बी स्मूथ एंड शाइन। आपकी जो सरफेस है स्मूथ और शाइन होना जरूरी है सरफेस का। If your surface is rough, then no echo is produced because the incident sound wave were broken down, were broken up, और are broken up and the original sound lost. Original sound क्या हो जाएगा, lost हो जाएगा, जाया हो जाएगा original sound। और sound wave, incident sound waves जो है वो रफ सरफेस पे टकराने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगी, और आपके पास जो है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। सो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा साउंड वेव का, तो एको प्रोड्यूस नहीं होगा। सो याद रखिएगा, अगर आपको क्या करना होता है, एको के इफेक्ट को खत्म करना होता है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एको, देन यू नीड टू मेक द वॉल्स रफ। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्स को रफ बनाना पड़ेगा विद पैडिंग्स, और कवर्ड द वॉल विद कर्टन्स, सही है। या आप क्या करेंगे, आप क्या करना है, आपको अपनी वॉल्स को या सरफेस को रफ बनाना है। इफ यू मेड योर सरफेस रफ, then no echo is produced because the incident sound waves are broken up and the original sound is lost. So students, these are the subtopics which we covered in the second part of the video of chapter sound. So there are some subtopics remained. So I will discuss the remaining subtopics in the third part of the video. So thank you for attending the lecture and watching my video. And if you like my video, so subscribe to my channel and share my video with your friends so that they can also get benefit from these lectures. Thank you once again. Allah Hafiz.